Hello friend, this is Rashmi and today we will study one of the very important chapter of UPSC preparation. This is the movement of working class from spectrum. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और हम सभी घर पे बंद हैं और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं वो है लेबर क्लास। लेबर क्लास वो क्लास है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत एम्बिशियस क्लास होते हैं और वो डेली वेज पे कुछ पैसे कमाते हैं जिनसे उनके घर में चूल्हा जलता है। आज एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे उनको अपनी बेसिक नीड को भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एज अ ब्यूरोक्रेट जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरह से इम्पैक्ट करती है ग्राउंड लेवल पे, और शायद इसीलिए इस चैप्टर को इंक्लूड भी किया गया है यूपीएससी सिलेबस में। द मूवमेंट ऑफ वर्कर क्लास, हाउ द वर्कर क्लास get their provisions at the time of British era. So just start the movement of working class. The form of actually I have given you many statement because in the UPSC examination you get questions in the form of a statement. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो बस चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम उसके MCQ के फॉर्म में आते हैं तो हमें एक्चुअल में पता चलता है कि कितना ज़्यादा हम उस चैप्टर को ग्रैप्स किए, कितना ज़्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग उस चैप्टर के लिए बढ़ा है। द बिगनिंग ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ 19th century मार्क द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले टाइम पीरियड बहुत मायने रखता है. टाइम पीरियड इज प्रोवाइड यू क्लू. टाइम पीरियड हमें हमेशा क्लू देता है कि कौन सा टाइम है और उस समय इस टाइम पीरियड को एज क्लू मानकर हम उस समय में जा सकते हैं और जान सकते हैं कि उस समय क्या क्या चेंजेस हुआ था. जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, 2018 के यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया था. उस क्वेश्चन में था, इन द मिड ऑफ 18th century द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपोर्टेड डैश आइटम्स फ्रॉम बंगाल. तो जैसे ही वो क्वेश्चन आया मिड ऑफ 18th century, इसका मतलब है 1757 का टाइम पीरियड. तो अगर आपको याद है 1757 में हुआ था बैटल ऑफ पैलेसी. तो इस तरह से हम उस टाइम में जा सकते हैं उस क्लू के हेल्प से और एनालाइज कर सकते हैं कि उस समय की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी, और फिर आंसर पे आ सकते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन है, द बिगनिंग ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ 19th century मार्क द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया. तो सबसे पहले तो पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन 1854, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोल इंडस्ट्री इन इंडिया, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री इन इंडिया. कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन 1854 में तो हुआ था, और रेलवे लाइन के आने से क्या हुआ था कि आयरन और स्टील की डिमांड इंडिया में काफ़ी बढ़ गया था. और फिर हम देखते हैं कि टाटा टिस्को और बहुत सारी कंपनीज इंडिया में भी स्टैब्लिश्ड होते हैं. तो डेवलपमेंट ऑफ कोल इंडस्ट्री, क्योंकि कोल एज अ सोर्स ऑफ पावर होता है जो कि आयरन स्टील इंडस्ट्री में एज वेल एज रेलवे इंडस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो दोनों ऑप्शन हमारे सही है, ए एंड बी. ऑप्शन सी पे आते हैं. ऑप्शन सी कहता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री इन इंडिया. उस टाइम क्या था कि कॉटन मिल स्टार्ट हुए थे बॉम्बे में, और गुजरात और बॉम्बे के एरिया में देखते हैं कि कॉटन मिल स्टार्ट होते हैं, और बिहार और बंगाल में जूट इंडस्ट्री स्टार्ट होते हैं. तो इस तरह से जो मॉडर्न इंडस्ट्री अगर इंडिया का फेज अगर हम लोग काउंट करें तो तीनों ही चीज़ डेवलपमेंट होता है. इसलिए इसका आंसर है 4, दैट इज ऑल ऑफ द एबव. आगे बढ़ते हैं. कंडीशन ऑफ इंडियन वर्किंग क्लास. जो जैसा कि कंडीशन की बात है तो इंडिया में वर्कर क्लास के कंडीशन बहुत ज़्यादा शुरू से ही बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि कभी भी वर्किंग आवर पे ध्यान नहीं दिया जाता था. 10 घंटे 12 घंटे काम करना पड़ता था. वेजेस भी काफ़ी लो थी. अनहाइजीनिक कंडीशन था. हजार्डस वर्क था. कोई भी वर्क लिमिटेशन नहीं था कि बच्चे इस फैक्ट्री में नहीं काम कर सकते, ऐसा कुछ नहीं था. क्योंकि अगर आप इंडिया को ऑब्जर्व करोगे तो इंडिया में हमेशा से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में फैमिली सिस्टम चलता है. पूरी फैमिली हैंडीक्राफ्ट वर्क करती है. ऐसे में कोई भी लॉ वीमेन के लिए या स्पेशली बच्चों के लिए कभी बनाया ही नहीं गया. ठीक है. तो कंडीशन जो थे वर्कर क्लास का देखा जाए तो शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा डिटोरेटिंग था, काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन था यहाँ पे वर्कर क्लास का. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. इन 1870 भारत श्रमजीवी अ न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय सस्मिंदा बैनर्जी. तो ये तो मुझे पता नहीं क्योंकि इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो जो याद भी रहता है उसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है.
तो किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करें, क्या यूपीएससी एग्जाम में फैक्ट्स कितना मायने रखता है, वो हम इस क्वेश्चन से एनालाइज कर सकते हैं। देखते हैं। In 1870, Bharat Sanjeevi, a newspaper started by Suspinda Banerjee. In 1880, Narayan Meghal Ji Lokhande started the newspaper Deen Bandhu. Bal Gangadhar Tilak were against workers' strike and criticized his newspaper Kesari. The first president of All India Trade Union Congress was Lala Lajpat Rai. इसमें जब स्टेटमेंट करेक्ट देखना है तो जब चारों स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं तो 3 स्टेटमेंट हम फैक्ट पे पाते हैं और एक स्टेटमेंट जो होता है वो थोड़ा एनालिटिकल होता है। तो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है 1870 भारत श्रमजीवी न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय सुस्मिता बनर्जी, बिल्कुल याद नहीं है। 1880 नारायण मेघलजी लोखंडे स्टार्टेड द न्यूज़पेपर दीनबंधु, मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं। आगे बढ़ते। बाल गंगाधर तिलक व अगेंस्ट वर्कर्स स्ट्राइक एंड क्रिटिसाइज हिज न्यूज़पेपर केसरी इन हिज न्यूज़पेपर केसरी। तो जब बाल गंगा तिलक का नाम याद आता है तो वो वर्कर स्ट्राइक को अगेंस्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक फ्रीडम फाइटर थे और वो वर्कर स्ट्राइक को सपोर्ट करते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमें लगता है कि हाँ ये गलत है जब हम इसको एनालिटिकल व्यू से देखते हैं। तो ऑप्शन 3 जब गलत है तो अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। तो ऑप्शंस में आएंगे तो अगर हम 3 को कट करते तो हमारे पास बचता है ऑप्शन A, B, D। अब हम लोग फैक्ट पे जाते हैं, कितना हमें फैक्ट याद है। फैक्ट पे जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग पाते हैं कि इन 1870 भरत श्रमजीवी न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय सुस्मिता बनर्जी। इन 18 नारायण मेघलजी लोखंडे स्टार्टेड द न्यूज़पेपर दीनबंधु। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज लाला लाजपत राय। तो आंसर एक्चुअली जब 4th ऑप्शन पे जाते हैं तो थोड़ा सा याद आता है क्योंकि और लाला लाजपत राय के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं तो ये हमें लगता है कि हाँ फर्स्ट प्रेसिडेंट तो वो थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। तो इस तरह से हम ऑप्शन 4 पे भी पहुंच जाते हैं। तो अब हम लोग इसमें ऑप्शंस देखेंगे तो 1, 2, 4 यानी बी इज करेक्ट क्योंकि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, लाला लाजपत राय थे। तो इस तरह से हम ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में है। एक्चुअली ये पूरी इन्फॉर्मेशन स्पेक्ट्रम से लिया गया है, स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको MCQ के फॉर्म में लाई हूँ ताकि एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसको इजीली किस तरह से हमें देखना है। Which of the following statement are correct? Early nationalists were in favor of welfare of labor in India as Western world demanded. तो जब हम अर्ली नेशनलिस्ट की बात करेंगे तो अर्ली नेशनलिस्ट जनरली ऐसा व्यू आता है कि हाँ वो तो वेलफेयर चाहते होंगे लेबर के क्योंकि वो नेशनलिस्ट हैं, इंडिया इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप पाओगे ऐसा नहीं है। अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो अगेंस्ट थे लेबर रिफॉर्म से क्योंकि उनका कहना था कि इंडस्ट्रीज़ इंडिया में ज़्यादा नहीं थी, उस समय डेवलप हो रहे थे इंडस्ट्रीज़, इससे क्या हो रहा था लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। दूसरी बात कि उस टाइम इंडस्ट्री डेवलप होने से क्या हो रहा था कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, जो नई नई इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो रही थी जो कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट कर रहे थे। जैसे बॉम्बे में मिल स्टार्ट किया गया, कॉटन मिल। तो इस तरह से और इंडियन एंटरप्रेन्योर को कम्पीट करना था वर्ल्ड से, तो ऐसे में वो वेलफेयर ऑफ लेबर की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन A पे अगर जाते हैं तो देखते हैं कि अर्ली नेशनलिस्ट वर एक्चुअली नॉट इन फेवर ऑफ वेलफेयर ऑफ लेबर इन इंडिया एज वेस्टर्न वर्ल्ड डिमांडिंग। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या चल रहा था उस समय, कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल पे काफ़ी फोकस था। उस समय ये बात चल रही थी कि किस तरह से लेबर के टाइमिंग वर्किंग आवर को कम किया जाए क्योंकि लेबर रिफॉर्म की बात चल रही थी वेस्टर्न वर्ल्ड में। लेकिन इंडिया में कंडीशन बिल्कुल अपोजिट था। इंडियन नेशनलिस्ट जो थे वो वेलफेयर की बात नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि इंडिया में अभी डेवलपमेंट की आवश्यकता है, कंपटीशन की आवश्यकता है। ऐसे में वेलफेयर सही समय नहीं है वेलफेयर के बारे में सोचने का। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 आपका गलत हो जाएगा। अर्ली नेशनलिस्ट वेयर इन नॉट इन फेवर ऑफ वेलफेयर ऑफ लेबर। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। दे वेयर इन सपोर्ट ऑफ फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 एंड 1892। तो एक्चुअली जैसे मैंने पहले स्टेटमेंट बताया कि वो वेलफेयर ऑफ लेबर नहीं चाहते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। दे वेयर नॉट इन सपोर्ट ऑफ फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 1892, यानी 1 एंड 2 ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शंस पे आएंगे। ऑप्शंस पे हम देखते हैं तो A 1 एंड 2, B 1 एंड 3, C 3 मोली, D 1 2 3। अगर हम ऑप्शन पे आते हैं तो 1 एंड 2 जब हमारे पास गलत हो जाएगा तो हमारे पास ऑप्शन ही बचेगा आंसर नंबर C, दैट इज 3 मोली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बिना याद किए, फैक्चुअल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तो आप एनालिटिकल बेसिस पे बहुत सारे आंसर को दे सकते हैं।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर की फीचर ऑफ 1881 फैक्ट्री एक्ट। तो सबसे पहला है चिल्ड्रन बिलो 7 years वर प्रोहिबिटेड। सेकेंड है वीमेन वर रिस्ट्रिक्टेड टू वर्क फॉर 11 hours। सी ऑप्शन है इट रिकग्नाइज ट्रेड यूनियन एज लीगल एसोसिएशन। तो 1881 में सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट आता है। जिस तरह से सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो इस एक्ट में चिल्ड्रन के बारे में बात की गई कि उनके वर्किंग आवर को कम करना होगा। तो 7 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। आप सोच सकते हैं क्या कंडीशन थी, 7 साल 5 साल के बच्चे भी फैक्ट्री में काम करते हैं उस टाइम। तो इसके लिए ये लॉ लाया गया कि 7 साल से कम वाले बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। उसके अलावा वीमेन वर रिस्ट्रिक्टेड टू वर्क फॉर 11 hours। ये ऑप्शन एक्चुअली इस एक्ट में नहीं लिया गया था। इस एक्ट में सिर्फ बच्चों के रिफॉर्म के बारे में डिस्कस किया गया था, और बच्चों का रिफॉर्म यही है, चिल्ड्रन बिलो 7 years वर प्रोहिबिटेड टू वर्क। यानी कि यहाँ पे 1 ऑप्शन ही सही है। सेकेंड ऑप्शन जो है वीमेन वर रिस्ट्रिक्टेड टू वर्क फॉर 11 hours, ये एक्चुअली प्रोविजन है 1892 फैक्ट्री एक्ट में। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं इट रिकग्नाइज ट्रेड यूनियन एज लीगल एसोसिएशन। तो ये एक्चुअली ट्रेड यूनियन की बात के लिए स्पेशल हमारे पास एक्ट आता है जो कि है ट्रेड यूनियन एक्ट। अब आपको बताना है कि किस ईयर आया था ट्रेड यूनियन एक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement are correct? In 1928, there was 6-month-long strike in Bombay textile mill led by Girni Kamhar Union. Communist leader associate themselves from Quit India movement. ऐसा भी होगा, क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे, ओके, क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे उसमें टाइम पीरियड आएगा और उस टाइम पीरियड को बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। जैसे यहाँ पे अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो हमें क्विट इंडिया मूवमेंट एक समय दिखाता है 1942। तो उस समय हम क्या करेंगे, इस क्लू से हम पहुँचेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड हिस्ट्री में। उस समय का वर्ल्ड हिस्ट्री क्या था, कैसा सिचुएशन था। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप रीच करते हो तो आप पाते हो कि उस समय 1942 के टाइम में रशिया ग्रो कर रहा था, उसकी इकॉनमी एज ए ग्रोइंग इकॉनमी उभर के सामने आ रही थी, और रशिया में कम्युनिज्म और सोशलिज्म की बात चल रही थी, और पूरे वर्ल्ड में सोशलिज्म फिलॉसफी को एक्सेप्ट किया जा रहा था। इवन इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो थे इस आइडियोलॉजी को मानते थे, और कॉमेंटन जैसे ग्रुप्स बनने लगे थे पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया में भी जो वर्कर क्लास थे वो अपने आप को कम्युनिस्ट लीडर से जुड़े हुए पाते थे, जो कि वर्ल्ड लीडर्स थे, कॉमेंटन पार्टी से जुड़े हुए पाते थे। तो उस टाइम जो रशिया का जो भी इन्फ्लुएंस था वो इंडिया में भी दिखता है और इंडियन वर्कर क्लास में दिखता है। तो उस समय रशिया ने क्या किया था कि वो वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने वाला था, तो उसका जो इंटरेस्ट था वो वर्ल्ड वॉर की तरफ था। आज़ादी के लिए वो कोई फेवरेबल स्टेप की बात नहीं कर रहा था। इसलिए उस टाइम जो भी लीडर, जो भी कम्युनिस्ट वर्कर थे, वो ज़्यादा अपने आप को रसिया से जुड़े पाते थे, और इसलिए वो क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 2 है वो गलत हो जाएगा। कम्युनिस्ट लीडर डिसएसोसिएट देमसेल्फ फ्रॉम क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड इन 1928 देयर वाज 6 month लॉन्ग स्ट्राइक इन बॉम्बे टेक्सटाइल मिल लेड बाय गिरनार कुमार कुनिया। तो ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है, यानी कि 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कम्युनिस्ट लीडर जो थे क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। और जैसा 1 कहता है कि 6 month लॉन्ग स्ट्राइक हुआ था बॉम्बे टेक्सटाइल मिल में, तो यहाँ पे आंसर 3 राइट है, 1 और 2 बोथ आर राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया एक क्वेश्चन रह गया था, मैं डिस्कस कर रही हूँ। विच एक्ट मेड द अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड कंसलेशन बोर्ड फॉर सेटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। यानी कौन सा एक्ट आया था जो कि अपॉइंटमेंट करता है इंक्वायरी और कंसलेशन। ये एक्ट रिलेटेड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से। कौन सा एक्ट है? इफ़ यू वांट आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन। विच एक्ट मेड द अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड कंसलेशन बोर्ड फॉर सेटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स? Option 1 Factory Act of 1892, Option 2 Trade Dispute Act 1929, Option 3 Trade Union Act 1926 and Option 4 none of the above. तो इसका आंसर है Option 2 that is Trade Dispute Act of 1929. ओके, अब लास्ट पे आते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक्चुअली इट इज़ अ KBC कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड इट बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू दिस चैप्टर। भगत सिंह वॉज हैंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। भगत सिंह को फांसी किस मुद्दे पे दी गई थी? ऑप्शन ए मेरठ कॉन्स्पिरेसी, बी लाहौर कॉन्स्पिरेसी, ऑप्शन 3 सी दैट इज वायलेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एंड ऑप्शन डी मर्डर ऑफ प्ले कमिश्नर इन पुणे। तो सबसे पहले तो जब आप ऑप्शन देखते हो तो ऑप्शन 4 पे आते हैं, मर्डर ऑफ प्ले कमिश्नर इन पुणे।
अब ऑप्शन 4 पे आप जब आओगे तो आप देखोगे पुणे का केस है, और ये जो थे भगत सिंह, उनका पुणे से एक्चुअली में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था। तो आप इस ऑप्शन को बिल्कुल आसानी से गलत कर दोगे कि नहीं, पुणे में जो मर्डर हुआ था वो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, उसके लिए कोई और डिवोशनरी रिस्पॉन्सिबल थे। ऑप्शन सी पे आते हैं वॉयलेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो वो भी कोई मुद्दा नहीं था बेसिक जिसके लिए उनको फांसी दी गई थी। जब ऑप्शन ए पे आते हैं मेरठ कॉन्स्पिरेसी, एक्चुअली ये कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड है कम्युनिस्ट वर्कर ट्रायल से, ठीक है। कम्युनिस्ट लीडर्स जो थे उनका ट्रायल हुआ था, उनको फांसी दी गई थी मेरठ कॉन्स्पिरेसी में। तो बचता है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, जो कि इसका आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को